ठीक है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये चैप्टर 1 है क्लास 12 का। देखिए पहले ये समझिए कि अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, अगर अर्थशास्त्र को हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे तो अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है किताब या ज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र। ठीक है, या शास्त्र को हम लोग एक तरह से किताब बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा पुस्तक जिससे हम लोग ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, और अर्थ का मतलब होता है धन, ऐसा किताब जिस किताब में हम लोग धन के बारे में ज्ञान पढ़ सकते हैं या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, वैसा किताब। तो ये जो चैप्टर है आज का, ये है सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र और चैप्टर 1 है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और उसमें भी परिचय है ये। ठीक है, अभी क्या कहता है अर्थशास्त्र में, ये समझिए कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं विनिमय से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई भी वस्तु है बाजार में जो हम लोग पास पहुंचता है, तो खेत से पहुंचता है, तो फिर हम लोग उस चीज को जाते खरीदने। देखिए वस्तु का जो कहानी चालू होता है कृषि से होता है, कृषि मतलब प्राथमिक क्रिया से। ठीक है, अब इसमें होता है क्या कि वस्तु को हम लोग है ना, कोई माल अगर कच्चा माल होता है तो उस चीज को हम लोग बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं विनिमय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ विनिमय से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर बाय द वे पहले इस समझिए, इसको अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। ठीक है, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थ आता है, तो अर्थ यह है सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। ठीक है, अब आता है उत्पत्ति। ठीक है, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम है इकोनॉमिक्स। ग्रीक भाषा, ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्रीक भाषा ऑक्समैन ने लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिवार प्रबंध करना। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि धन, ऐसा किताब जिसमें हम लोग धन के बारे में ज्ञान अर्जित कर सके। अगर देखिए सीधा बात होता है कि धन, अगर बाद आपके पास धन नहीं है तो परिवार का प्रबंध एक तरह से एकजुट रह नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आपके पास धन अर्जित आप करने का क्षमता रखते हैं तो ही आपका परिवार आपके साथ रह पाएगा। यही इसमें लिया गया है, बोला गया है कि जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिवार प्रबंध। ठीक है, आपके पास धन अर्जित करने का क्षमता है तो आपका परिवार प्रबंधन एक साथ रह सकता है। ठीक है, अभी क्या है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अभी जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं 11th 12th में, ये जो किताब है ये आधुनिक किताब है। ठीक है ना, हम लोग किस युग में अभी है, आधुनिक युग में है। ठीक है, अब क्या आता है, अर्थशास्त्र को हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। पहले ये समझिए कि व्यष्टि में क्या पढ़ना होता है। व्यष्टि में हम लोग पढ़ना होता है छोटे लेवल पे, एकदम छोटा से छोटा लेवल पे। ठीक है, इस व्यष्टि को हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि को हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म और समष्टि का मतलब होता है बड़ा या बृहत। ठीक है, मतलब ये समझेंगे हम लोग कि व्यष्टि में हम लोग छोटे छोटे चीजों को पढ़ना होता है छोटे लेवल पे, जैसे ग्राम, नगर, गांव, परिवार, एक सदस्य के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया गया है, इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग रेगनर फ्रिश ने किया था। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब क्या बोले हम कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति भाषा के माइक्रो शब्द से हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब उसका जो उत्पत्ति कहां से हुआ है, माइक्रो शब्द से हुआ है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म होता है, बोले थे, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एकदम छोटा होता है या सूक्ष्म होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक एल्फ्रेड मार्शल माने जाते हैं। ठीक है, इसके पिता कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल थे। अब ये समझिए हम लोग, अब आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र पे। समष्टि मतलब होता है कि बड़ा या बृहत, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो कहते हैं, माइक्रो नहीं कहते, माइक्रो हम लोग व्यष्टि को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स अंग्रेजी का शब्द का एक ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यापक। व्यापक मतलब होता है बड़ा या बृहद कह सकते हैं या बड़ा कह सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। ठीक है, इसके जनक कौन है, जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। अब क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। ठीक है, अब ये समझे हम लोग कि व्यष्टि अर्थशास्त्र उस शाखा से है, अर्थशास्त्र की उस शाखा से है जिनमें अर्थव्यवस्था के छोटे या व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। बोले हैं अर्थव्यवस्था। अब इसमें आता है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिनमें अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था क्या होता है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था मतलब ये होता है कि हम लोग अपना घर चलाने के लिए आय जो मतलब इनकम जो कमाते हैं उसमें हम लोग एक तरह से व्यवस्थित रूप से चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे कोई व्यक्ति कमाता है एक दिन 500 रुपया और खर्चा कर देगा 600 रुपया 700 रुपया, तो उसका आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा, मतलब अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को अगर क्लियरली मतलब सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा तो आप कमाई का रोज आप समझिए कि 10% 20% खर्चा कीजिए, बाकी बात अपना सेव कीजिए, वही चीज आता है। जैसे होता है व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत उपभोक्ता,
वस्तु की कीमतें, निर्धारण, व्यक्तिगत कर्म का साध्य, संतुलन आदि। और इसमें क्या होता है, बोले हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि मतलब होता है छोटा, छोटा मतलब होता है माइक्रो, या इसमें हम लोग सूक्ष्म कह सकते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं एक तरह से एक व्यक्ति को कोई काम करना पड़ेगा तो पहले उसको पूंजी चाहिए, ठीक है, एक छोटा सा ही पूंजी चाहिए, लेकिन पूंजी, उसके बिना पूंजी के कोई काम सक्षम नहीं होता है। एक तरह से ये समझिए कि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में एकदम छोटे लेवल पे पढ़ना होता है, या एक परिवार कह सकते हैं, एक सदस्य कह सकते हैं, या एक मोहल्ला गांव को हम लोग, एक मोहल्ला को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, एक समूह को ले सकते हैं, छोटा सा समूह को। इसमें है ना, बड़े लेवल में हम लोग को नहीं जाना है। अब क्या यहाँ पर अर्थव्यवस्था की केंद्रित समस्याएं, ठीक है, अब यहाँ पर आया है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रित समस्याएं क्या है, ठीक है, केंद्रित समस्या क्या कर रहा है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में प्रत्येक समाज को निम्न निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कहता है कि बाय द वे, एक दिन में एक बाजार में अगर 500 आदमी जाता है सब्जी खरीदने, तो उसके अनुसार हम लोग को कितना उसमें बाजार में सब्जी रखा जाएगा कि सबको एकदम खरीद सकेगा, ठीक है। तो उसके अनुसार कुंटल में, कुंटल हम लोग जानते हैं कि 100 किलो, ठीक है। अब ये भी हम लोग समझ लेंगे कि कितनी मात्रा में लेके जा सकते हैं जो सबका वो उपस्थित मतलब व्यवस्था के तौर पे हो सके, ठीक है। किन किन वस्तुओं एवं सेवाओं को कितना उत्पादन किया जाए, कौन सा वस्तु हम लोग कितना मात्रा में उत्पादन करेंगे जो हम लोग का घर चल सके, ठीक है। कहीं कहीं पर शादी मोहल्ला जो भोज भात होता है तो एक तरह से अनुमान लगाया जाता है कि 500 आदमी का, 300 आदमी का, 200 आदमी का हम लोग एस्टिमेट पूरा करके रखना पहले से, ठीक है। तो यही नहीं हुआ कि कितना आदमी के साथ कितना मात्रा में हम लोग कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ एवं वस्तुओं एवं आवास निर्माण किया जाए, विलासील वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कृषि जन्य वस्तुओं का उत्पादन। कृषि में क्या होता है, खेती बाड़ी होता है, और वो भी आता है प्राथमिक क्रिया में। कृषि को हम लोग लेंगे प्राथमिक क्रिया में। सबसे अगर भारत में अगर बाय द वे सबसे पहले चीज कोई भी चालू हुआ था तो लगभग कि हम लोग कृषि से ही चालू करते हैं, ठीक है। अब आता है वस्तु का उत्पादन कैसे करें, वस्तु मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन हम लोग कैसे करें। क्या कर रहा है, प्रत्येक समाज को निम्न निर्णय लिए जाते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते समय किस संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग लेना है। बाय द वे हम लोग कोई काम करते हैं तो किसी भी बात, मान लो कोई वस्तु हम लोग किनते हैं तो एक तरह से अनुमान लगाते हैं कि घर में कितना आदमी है और कितना सामान लेके जाएंगे तो सब लोग खा सकेंगे, वही होता है, ठीक है। अब हाथ का उपयोग किया जाए या मशीनों का उपयोग किया जाए। अगर बाय द वे घर में अगर 5-6 आदमी का खाना बनता है तो उसमें ये ले लेंगे कि हाथ से हम लोग काम चल जाएगा। अब बाय द वे वही चीज अगर 200-300 आदमी पे आएगा तो हम लोग को मशीन का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा गया है हाथों का उपयोग किया जाए या मशीनों का उपयोग किया जाए। वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी चीज वस्तु का उत्पादन हम लोग किसके लिए करते हैं, ठीक है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं के विकल्प से संबंधित है। प्रत्येक समाज की यह निर्णय लेना होता है कि अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को, ठीक है, व्यक्तियों के उपभोग की कितनी न्यूनतम मात्रा उपलब्ध होगी। क्या शिक्षा, अब यह चीज समझेंगे हम लोग कि वस्तुओं को उत्पादन किसके लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन किसके लिए जाता है, व्यक्तियों के लिए। बाय द वे कोई वस्तु अगर कोई व्यक्ति नहीं खरीदेगा तो हम लोग उपजाएंगे क्यों, उत्पादन क्यों करेंगे, विनिमय हम लोग क्यों करेंगे, सिंपल सा बात है। तो कोई भी चीज वस्तु का उत्पादन होता है व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। और खेती बाड़ी में कोई भी चीज अनाज वगैरह उबर जाता है या उसको हम एक्स्ट्रा कह लेते हैं तो वो हम लोग खा नहीं सकते, वो हम लोग जानवर को हम लोग दे सकते हैं। अब क्या यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, ठीक है। अब क्या कहता है, आर्थिक क्रियाकलापों की आधारभूत समस्याओं का समाधान। अब क्या आता है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। सीधी बात समझेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था अलग है। अर्थशास्त्र किताब है, अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है, प्रणाली है, जिसके अंदर हम लोग का गांव, घर, परिवार, गांव, मोहल्ला, देश, विदेश, मतलब कोई भी चीज को चलाने के लिए हम लोग को एक सिस्टम चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब क्या यहाँ पर यह था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और सेकंड में था बाजार अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम लोग को बाजार में कोई भी चीज खरीद बिक्री करने के लिए हम लोग को चाहिए पूंजी चाहिए, ठीक है ना, अर्थ चाहिए, धन चाहिए।